गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जीके से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले 100 से भी अधिक प्रश्नों का संग्रह लिया है, जो कि ये जीके का 7वां भाग है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से पहला प्रश्न हमारा क्या है? किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? बताइए स्टूडेंट, किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? याद रखिए, शेरशाह सूरी ने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसने की थी? शेरशाह सूरी ने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। ऑप्शन 20 का राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किसने किया था? याद रखिए, शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। ऑप्शन 20 का राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी पूछ देता है कि सिकंदरी गज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो नोट करिए स्टूडेंट, भूमि मापन के लिए ही सिकंदरी गज का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन कभी कभी भूमि मापन ना दे करके केवल ये पूछ देता है कि सिकंदरी गज का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने सिकंदरी गज का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन 20 का राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीनों क्वेश्चन नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? बताइए स्टूडेंट, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? याद रखिए, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। किसका है? उत्तर प्रदेश एवं बिहार का गंडक सिंचाई परियोजना एक संयुक्त प्रयास है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? बताइए स्टूडेंट, कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? याद रखिए, सोन नदी जो है यमुना नदी से नहीं मिलती है। एक क्वेश्चन बनता है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, जो कि पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन 20 का राइट होगा। कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, तो सोन नदी यमुना से नहीं मिलती है। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? बताइए स्टूडेंट, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भंडारण यूरेनियम का है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडारण है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में यूरेनियम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? बात करें उत्पादन की, तो सर्वाधिक उत्पादन कजाकिस्तान में होता है। कहाँ होता है स्टूडेंट? कजाकिस्तान पहले स्थान पर है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। कजाकिस्तान में सर्वाधिक उत्पादन यूरेनियम का होता है। और दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट, सर टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? याद रखिए, अजमेर किले में मिला था। किस किले में मिला था? अजमेर किले में मिला था। कब मिला था? तो 1615 ईस्वी में मिला था। ये भी पूछता है कि किस वर्ष मुगल सम्राट से सर टॉमस रो, मुगल सम्राट जहांगीर से सर टॉमस रो की मुलाकात हुई थी, तो 1615 ईस्वी में अजमेर किले में हुई थी। नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो कांच के गिलास यदि एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? याद रखिए, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर इन दोनों को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है। बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर इन दोनों गिलासों को अलग किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया पार्क, जिसे जंग आज़ादी पार्क कहते हैं, कहाँ स्थित है? याद रखिए, मेरठ में स्थित है विक्टोरिया पार्क। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। मेरठ में विक्टोरिया पार्क स्थित है। अगर मेमोरियल की बात करें, विक्टोरिया मेमोरियल, तो वो स्थित है कोलकाता में।
ओके। कभी कभी विक्टोरिया पार्क न दे करके जंग आज़ादी पार्क पूछ दे तो वो भी एक ही क्वेश्चन है। जंग आज़ादी पार्क कहाँ स्थित है? तो मेरठ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? बताइए स्टूडेंट, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? याद रखिए कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह पार्क कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए बहादुर शाह पार्क कहाँ स्थित है? तो याद रखिए बांग्लादेश में बहादुर शाह पार्क स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। बांग्लादेश में बहादुर शाह पार्क स्थित है। ओके, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? याद रखिए अकबर जो था अनपढ़ मुगल सम्राट कहलाता था। कौन था? अकबर अनपढ़ था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अकबर मुगल सम्राट जो था तो अनपढ़ था, एक भी पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन एक भी पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी इसे महान कहा जाता है, महान अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? बताइए स्टूडेंट, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? याद रखिए 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन पूछ देता है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछता है कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो याद रखिए 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा था। कब तक रहा था? 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा था। शासनकाल के बारे में पूछ देता है तो याद रखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1556 से 1605 ईस्वी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन कौन थे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए एक बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। पूछ देता है कि एक महायान की स्थापना किसने की थी? तो एक महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी। नोट करिए स्टूडेंट, एक महायान की स्थापना किसने की थी? तो नागार्जुन ने की थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से अजपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? याद रखिए 1965 ईस्वी में लड़ाई लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1965 ईस्वी में। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। जब भारत और पाकिस्तान के हाजीपीर की लड़ाई लड़ी गई थी उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्होंने 1966 में बाद में ताशकंद समझौता किया था। नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिया, अदी जौहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? याद रखिए धन्यवाद इनका अर्थ होता है। क्या होता है? धन्यवाद। गजन, वादिया, अदी जौहर जैसे शिष्टाचार शब्दों का अर्थ क्या होता है? धन्यवाद। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। याद रखिए मैगी नूडल्स सर्वप्रथम 1860 के दशक के आसपास कहाँ प्रचलित किए गए थे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए स्विट्जरलैंड में प्रचलित किए गए थे। कहाँ प्रचलित किए गए थे? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए सुचेता कृपलानी जो हैं अपनी विरोधी पार्टी की अध्यक्ष से विवाहित थी। किससे विवाहित थी? अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थे। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। और इनके विरोधी पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो जे.बी. कृपलानी जी इनकी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? याद रखिए लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है स्टूडेंट? लाल कृष्ण
आडवाणी की आत्मकथा है? ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसकी आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसकी आत्मकथा है? याद रखिए राम मनोहर लोहिया की है। किसकी है? राम मनोहर लोहिया जी की आत्मकथा है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये किसका कथन है? किन्होंने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है? याद रखिए जे.बी. से ने कहा था कि जो पूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है। किसने कहा था? ऑप्शन डी इसका राइट होगा, जे.बी. से ने कहा था। ओके, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बधाई कौन सी विधा है? बताइए स्टूडेंट, बधाई कौन सी विधा है? तो याद रखिए बुंदेलखंड का लोक संगीत जो है बधाई विधा है। ओके, बुंदेलखंड का लोक संगीत है बधाई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिए इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, इलाहाबाद लोकनाथ। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? बताइए, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। किसमें होती है स्टूडेंट? नीले प्रकाश में। ओके, याद रखिए ऑप्शन बी इसका राइट होगा। एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम ऊर्जा किस में होती है? तो लाल प्रकाश में होती है। याद रखिए, सबसे नोट करिए, सबसे कम ऊर्जा लाल प्रकाश में होती है और सर्वाधिक ऊर्जा नीले प्रकाश में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो टीपू सुल्तान जी ने मदद मांगी थी। याद रखिए टीपू सुल्तान जी ने मदद मांगी थी भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि ज्वलनशील कब नहीं हो पाती है? बताइए स्टूडेंट, अग्नि ज्वलनशील कब नहीं हो पाती है? याद रखिए हवा में जब ऑक्सीजन की मात्रा 15% से कम होती है तब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सोन नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलती है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि नर्मदा नदी के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। कौन सी? सोन नदी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का दीप्तदान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? याद रखिए प्रकाश मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंग्लिश में इसे फोटोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंग्लिश में कभी कभी प्रकाश मंडल ना दे करके फोटोस्फीयर दे देता है, तो फोटोस्फीयर राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन थे? बताइए स्टूडेंट, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन हैं? याद रखिए प्रोफेसर जे.के. मेहता हैं। कौन है स्टूडेंट? प्रोफेसर जे.के. मेहता। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? तो प्रोफेसर जे.के. मेहता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडमिरल कप किससे संबंधित है? याद रखिए नौकायान से एडमिरल कप का संबंध है। किससे है? नौकायान से। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नौकायान से एडमिरल कप का संबंध है। एक क्वेश्चन और बनता है कि अमेरिकन कप का संबंध किससे है? तो ये भी नौकायान से ही अमेरिकन कप का। और वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध भी नौकायान से। इन तीनों कपों का संबंध नौकायान से। एडमिरल कप, अमेरिकन कप, वेलिंगटन ट्रॉफी। ओके, याद रखिए, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के प्रथम निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? तो स्टूडेंट बताइए, भारत के प्रथम निर्विरोध जो चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? याद रखिए KR नारायण हैं। कौन है? KR नारायण। आयोग ने यही उत्तर सही माना है, ऑप्शन सी को, जबकि ये उत्तर सही नहीं है, लेकिन आयोग ने माना है तो हम भी मानेंगे KR नारायण। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बही खाता निम्न में से कौन सी किताब है? क्वेश्चन है, पूछता है कि बही खाता कैसी किताब है? याद रखिए मूल प्रविष्टि बही खाता किताब है। कौन है? मूल प्रविष्टि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इसमें रोज़मर्रा की जो बही खाता लिखे जाते हैं तो उसे ही मूल प्रविष्टि कहा जाता है, रोज़मर्रा के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक पालन का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है? याद रखिए इटली निवासी ल्यूकस पैसियावेली को पुस्तक पालन का प्रारंभकर्ता माना जाता है। किसको माना जाता है? ल्यूकस पैसियावेली को। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछता है ल्यूकस पैसियावेली कहाँ के निवासी हैं? तो इटली निवासी हैं। कहाँ के हैं? इटली निवासी हैं ल्यूकस पैसियावेली। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिसाब किताब की पुस्तकों में निश्चित नियमों के अनुसार लेखा करने की विधि को क्या कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए पुस्तक पालन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुस्तक पालन कहा जाता है। हिसाब किताब की पुस्तकों में निश्चित नियमों का लेखा जोखा पालन करने की विधि पुस्तक पालन कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, पुस्तक पालन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस पुस्तक किस पर लिखी गई एक प्रथम पुस्तक है? सबसे पहले आप ये बताइए कि दी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस पुस्तक किसने लिखी थी? याद रखिए इटली के निवासी ल्यूकस पेसियोली ने लिखी थी दी कंप्यूटी सेट पुस्तक। ओके, नोट करिए। अब बताइए कि प्रथम पुस्तक किस पर लिखी गई थी? तो याद रखिए बही खाता पर लिखी गई पुस्तक थी। किस पर? बही खाता पर लिखी गई पुस्तक दी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब लिखी गई थी ये पुस्तक? दी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी? तो 1494 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। ये भी नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1494 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। ओके, किसने किया था? तो इटली निवासी ल्यूकस पेसियोली ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस पुस्तक को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? याद रखिए 1494 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के प्रतिपादक का क्या नाम था? याद रखिए ल्यूकस पैसियावेली नाम था। क्या नाम था? ल्यूकस पैसियोली नाम था। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ल्यूकस पैसियोली। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखा कर्म की प्रथम सीढ़ी को क्या कहते हैं? याद रखिए जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं लेखा कर्म की प्रथम सीढ़ी को। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस राशि का नाम जिससे व्यापार प्रारंभ किया जाता है? याद रखिए पूंजी, सबको पता होगा पूंजी से ही व्यापार प्रारंभ होता है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से दी जाने वाली छूट को क्या कहते हैं? याद रखिए व्यापारिक छूट कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारिक छूट कहा जाता है बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से दी जाने वाली छूट को। ऑप्शन 20 का राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए व्यापारिक छूट कहा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यापारी द्वारा व्यापार में जो राशि या माल निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? याद रखिए उसे आहरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहरण। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन की आदर्श अवधि कितनी होनी चाहिए? स्टूडेंट 1 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस सिद्धांत के तहत बीमाकृत के सभी अधिकार दावे के भुगतान के बाद बीमा कंपनी को हस्तांतरित हो जाते हैं? बताइए, किस सिद्धांत के तहत बीमाकृत के सभी अधिकार दावे के भुगतान के बाद बीमा कंपनी के हस्तांतरित हो जाते हैं? तो प्रस्थापन, याद रखिए प्रस्थापन इसका राइट होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई मशीनरी के संस्थापन पर होने वाले खर्च का विकलन किस खाते में किया जाएगा? याद रखिए मशीनरी खाते में ही किया जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, मशीनरी खाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक लेखों की वह कौन सी पुस्तक है जिसमें समस्त लेन देन तिथिवार लेखे किए जाते हैं? याद रखिए जर्नल। कौन है? जर्नल है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही लिया गया स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खातों के कितने प्रकार होते हैं? याद रखिए खातों के 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता। ओके, जिसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। व्यक्तिगत खाता हो गया पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता हो गया रियल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट हो गया नाम मात्र का खाता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक खाते का संबंध किससे है? याद रखिए संपत्ति से है। किससे है? संपत्ति व दायित्व से। संपत्ति व दायित्व से, ऑप्शन 20 का राइट होगा, संपत्ति व दायित्व से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहरी प्रविष्टि प्रणाली किस देश में पेश की गई थी? जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया था कि दोहरी लेखा प्रणाली किस देश में पेश की गई थी? याद रखिए इटली में पेश की गई थी। ओके, कहाँ पेश की गई थी? इटली में पेश की गई थी दोहरी प्रविष्टि प्रणाली। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी अपने यहाँ हानि लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है? याद रखिए वित्तीय लेखांकन को अपनाता है, ऑप्शन 20 का राइट होगा। ओके, वित्तीय लेखांकन को अपनाता है। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वित्तीय लेखांकन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोकड़ किस प्रकार का एक खाता है? बताइए रोकड़ किस प्रकार का एक खाता है? याद रखिए रोकड़ एक वास्तविक खाता है। कौन सा खाता है? रोकड़ एक वास्तविक खाता, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बचाव शुल्क किससे संबंधित है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट बचाव शुल्क किससे संबंधित है? तो समुद्री बीमा से संबंधित है। बचाव शुल्क किससे संबंधित है? समुद्री बीमा से, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। याद रखिए समुद्री बीमा से संबंध है बचाव शुल्क का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है? याद रखिए व्यापार के द्वारा बनाया जाता है। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। व्यापार के द्वारा बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दायित्वों तथा संपत्तियों के विवरण को क्या कहते हैं? याद रखिए आर्थिक चिट्ठा कहा जाता है दायित्वों तथा संपत्तियों के विवरण को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक चिट्ठा कहा जाता है दायित्वों और संपत्तियों के विवरण को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार के सकल लाभ या सकल की हानि की जानकारी किस खाते से मिलती है? याद रखिए ऑप्शन ए राइट होगा, व्यापारिक खाते से मिलती है। किससे मिलती है स्टूडेंट? व्यापारिक खाते से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारिक खाते से मिलती है। ओके, चलिए चालू संपत्तियों में क्या शामिल नहीं किया जाता है? बताइए स्टूडेंट चालू संपत्तियों में क्या शामिल नहीं किया जाता है? याद रखिए फर्नीचर को शामिल नहीं किया जाता है। किसको? फर्नीचर, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस पुस्तक में सभी खातों के वर्गीकरण का संग्रह किया जाता है उसे क्या कहते हैं? याद रखिए
खाता बही कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? खाता बही कहते हैं उसे। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। जिस पुस्तक में सभी खातों के वर्गीकरण का संग्रह किया जाता है उसे खाता बही कहा जाता है। ओके, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रविष्टि का लेखा मुख्य जर्नल में नहीं किया जाता है? याद रखिए, उधार विक्रय का जो लेखा है मूल प्रविष्टि में नहीं किया जाता है। किसका? उधार बिक्री का। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि हास की राशि तलपट के अंदर दी गई हो तो उसका लेखा किस खाते में किया जाएगा? हास यानी कमी। ओके, किस खाते में किया जाएगा? याद रखिए, लाभ हानि खाते में किया जाएगा। किसमें? लाभ हानि में। याद रखिए, लाभ हानि खाते में किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्त बही खाते जो एक सारांश विवरण के रूप में तैयार किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तलपट कहलाते हैं। याद रखिए, क्या कहलाते हैं? तलपट कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह आय जो कमा तो ली जाती है परंतु प्राप्त नहीं की जाती है क्या कहलाती है? उसे क्या कहते हैं? याद रखिए, उसे उपार्जित आय कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उपार्जित आय। याद रखिए, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तलपट बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं? बताइए, तलपट बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं स्टूडेंट? याद रखिए, इनमें से सभी योग विधि भी होती है, योग तथा शेष विधि भी होती है। तीनों विधियां तलपट बनाने की विधियां कहलाती हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तलपट द्वारा कौन सी त्रुटि ढूंढी जाती है? याद रखिए, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। खाता बही में गलत राशि की खतौनी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तलपट द्वारा कौन सी त्रुटि ढूंढी जाती है? तो बही खाता में गलत राशि की खतौनी को ढूंढा जा सकता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संपत्ति पर रास नहीं लगाया जाता है? बताइए स्टूडेंट, किस संपत्ति पर रास नहीं लगाया जाता है? याद रखिए, चालान पर माल पर। चालान पर माल जो होता है उस पर रास नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चालान पर माल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? बताइए स्टूडेंट, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? याद रखिए, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था राष्ट्रगान। एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रगान को किसने लिखा था? तो राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 11 दिसंबर 1911 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को लिखा था। नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रगान किस वर्ष लिखा गया था? बताइए स्टूडेंट, राष्ट्रगान किस वर्ष लिखा गया था? याद रखिए, 11 दिसंबर 1911 ईस्वी में लिखा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष लिखा गया था? 11 दिसंबर 1911 ईस्वी में। गाया कब गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में। ओके, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तलपट किस उद्देश्य से बनाया जाता है? याद रखिए, लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए तलपट बनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? याद रखिए स्टूडेंट, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला श्रीमती कैरोलाइन मिकेल्सन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? तो श्रीमती कैरोलाइन मिकेल्सन है। याद रखिए, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंज मक्खियों के भगवान पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए, मक्खियों के भगवान के लेखक विलियम गोल्डन है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। विलियम गोल्डन। ओके स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम गोल्डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंज मक्खियों के भगवान पुस्तक जो है किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? बताइए स्टूडेंट, किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? याद रखिए,
1954 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंज मक्खियों के भगवान पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए 1954 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? याद रखिए वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। यह 979 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 979 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है कितने मीटर ऊंचा पूछा जा सकता है, तो 979 मीटर ऊंचा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? प्रथम तो वेनेजुएला में है, तो विश्व का बताइए दूसरा झरना सबसे ऊंचा कहाँ स्थित है? याद रखिए साउथ अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन 20 का राइट होगा। साउथ अफ्रीका में विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा झरना स्थित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा झरना का नाम क्या है स्टूडेंट? याद रखिए एंजल्स झरना नाम है। क्या नाम है? एंजल्स झरना। क्या नाम है? एंजल्स झरना नाम है। विश्व का जो सबसे ऊंचा झरना उसका नाम है एंजल्स। पूछ सकता है कि एंजल्स झरना विश्व का कौन सा झरना है, किस नंबर का? तो प्रथम, सर्वप्रथम विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना, तो नाम दे देता है कभी कभी, तो एंजल झरना है। ओके, चलिए बात करें दूसरे की, तो विश्व के दूसरे झरने का नाम है, क्या नाम है स्टूडेंट? तुगेला झरना। याद रखिए विश्व के दूसरे ऊंचे झरने का नाम है तुगेला झरना। याद रखिए तुगेला झरना जो है साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पर स्थित है? साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंगा पर्वत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? बताइए स्टूडेंट, नंगा पर्वत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? याद रखिए जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन 20 का राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी पर्वत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? याद रखिए नंदा देवी उत्तराखंड में है। कहाँ स्टूडेंट? उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी पर्वत। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। कंचनजंगा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? याद रखिए कंचनजंगा सिक्किम राज्य में है। कहाँ स्टूडेंट? सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा पर्वत। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था स्टूडेंट? 1 अप्रैल 1526 ईस्वी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिए, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? बताइए स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? याद रखिए 5 नवंबर 1556 को हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए किनके बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध? पूछ देता है। क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। नोट करिए पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? याद रखिए 14 जनवरी 1761 को हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों से क्वेश्चन जरूर पूछता है, एक नए क्वेश्चन जरूर पुटअप करता है। किनके बीच हुआ था, कब हुआ था। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था। याद रखिए स्टूडेंट, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट होगा। क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था। याद रखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। याद रखिए प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो स्टूडेंट याद रखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 से 21 जून तक हुआ था। 18 से 21 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 18 से 21 जून तक चला था, 1576 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? तो महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। याद रखिए तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। किनके बीच हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के सल्तनत के बीच हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिए वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ स्टूडेंट? वियना ऑस्ट्रिया में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय है। ओके, ऑप्शन 20 का राइट होगा, वियना ऑस्ट्रिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। याद रखिए 29 जुलाई 1757 में हुई थी। कब हुई थी? 29 जुलाई 1957 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिए द हेग नीदरलैंड में। कहाँ स्टूडेंट? द हेग नीदरलैंड में है। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, द हेग नीदरलैंड। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट। ऑप्शन 20 का राइट होगा, 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। कितने? 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। याद रखिए 15 न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? बताइए स्टूडेंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? याद रखिए 9 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, 9 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ एक ... क्या है? याद रखिए प्रवाल रचना है। क्या है स्टूडेंट? प्रवाल रचना। ऑप्शन 20 का राइट होगा, प्रवाल रचना है विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रचना ग्रेट बैरियर रीफ कितने द्वीपों से मिलकर बनी है? याद रखिए 900 द्वीपों से मिलकर बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल रचना ग्रेट बैरियर रीफ है तो कितने द्वीपों से मिलकर बनी है? 900 द्वीपों से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रचना ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? याद रखिए, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रचना ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है स्टूडेंट? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट बैरियर रीफ के में। ओके, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा, विषुवत या भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ओके, विषुवत या भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? याद रखिए, महात्मा गांधी ने लिखी है। किसने लिखी है? MK गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, ऑप्शन 20 का राइट होगा। कब लिखी थी? तो 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? याद रखिए, 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद स्वराज की मूल रचना किस भाषा में है? याद रखिए, गुजराती भाषा में। किस भाषा में स्टूडेंट? गुजराती भाषा में है हिंद स्वराज की मूल रचना। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध जी को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए स्टूडेंट, कुशीनगर में बुद्ध जी को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिए, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है लुम्बिनी। ओके, अब नेपाल में है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को कहाँ हुई थी? याद रखिए, बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण काल क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण काल क्या कहलाता है? तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण काल कहा गया है गौतम बुद्ध जी के। ऑप्शन 20 का राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी से छोटा है? बताइए स्टूडेंट, कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी से छोटा है? तो शुक्र ग्रह आकार में पृथ्वी से छोटा है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। शुक्र, बुध और मंगल तीनों ग्रह पृथ्वी से आकार में छोटे हैं। नोट करिए, बुध, शुक्र और मंगल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और एशिया का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है? भारत का पूछे चाहे एशिया का पूछे, प्रथम पूछे तो अपना ये अप्सरा है। कौन है स्टूडेंट? अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है? अप्सरा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। एशिया का पूछे तो एशिया का भी अप्सरा ही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया के प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का अप्सरा का निर्माण किस वर्ष हुआ था? याद रखिए, 4 अगस्त 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 4 अगस्त 1956। ऑप्शन 20 का राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? याद रखिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है।
जो कि कहाँ स्थित है? साउथ अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। कितने मीटर की लंबाई है इसकी? तो 42 मीटर की किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरुद्वीप का संबंध किससे है? याद रखिए स्टूडेंट, मरुद्वीप का संबंध रेगिस्तान से है। किससे है? रेगिस्तान से। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? याद रखिए, फातिमा बीबी भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। कौन थी? फातिमा बीबी। ओके स्टूडेंट, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी? बताइए स्टूडेंट, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? याद रखिए, लीला सेठ उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। कौन थी? लीला सेठ। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? याद रखिए, अन्ना चंडी जो थी भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश थी। कौन थी? अन्ना चंडी। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का झील किस राज्य में है? याद रखिए, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुलर झील किस राज्य में है? याद रखिए, वुलर झील कश्मीर में है। कश्मीर में है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। वुलर झील कहाँ है? तो कश्मीर में है। राज्य नहीं होगा इधर, केंद्र शासित प्रदेश होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांभर झील किस राज्य में है? बताइए स्टूडेंट, सांभर झील किस राज्य में है? राजस्थान। याद रखिए स्टूडेंट, राजस्थान में सांभर झील है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलिकट झील किस राज्य में है? याद रखिए, तमिलनाडु में पुलिकट झील है। कहाँ है स्टूडेंट? तमिलनाडु में पुलिकट झील है। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिब्यूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, नंदन नीलकेणी है। कौन है? नंदन नीलेकणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नंदन नीलेकणी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पोस्ट अमेरिकन वर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए, फरीद जकारिया इसके लेखक हैं। कौन है? फरीदा जकारिया। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। फरीदा जकारिया इसके लेखक हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहेब हैं। कौन है स्टूडेंट? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही विषय में किसने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, किसने एक ही विषय में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे? तो याद रखिए, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। जॉन बर्दीन। किसने स्टूडेंट? जॉन बर्दीन ने एक ही विषय में 2 बार नोबेल प्राइज प्राप्त किए थे। किस विषय में? तो फिजिक्स में, भौतिकी में इन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न विषयों में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किए थे? अगर विभिन्न की बात करें तो मैडम क्यूरी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। मैडम क्यूरी ने 2 विभिन्न विषयों में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार जीता था। अगर एक ही विषय की बात करें तो वो है जॉन बर्दीन। याद रखिए, मैडम क्यूरी। ओके, मैडम क्यूरी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी?
तो मैडम क्यूरी ही थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। मैडम क्यूरी ने ही सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 2 बार जीता था। किसने जीता था? मैडम क्यूरी ने। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? याद रखिए कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जियरे नदी के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिए जियरे नदी को कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांगो नदी जिसे कहते हैं वही हमारी जियरे नदी है। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांगो नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? याद रखिए माही नदी जो है भारत की कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा। कांगो नदी। कांगो नदी है कहाँ पर? तो साउथ अफ्रीका में है। कहाँ स्टूडेंट? साउथ अफ्रीका में है कांगो नदी। ओके, याद रखिए अफ्रीका में है कांगो नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? याद रखिए लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? याद रखिए सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चाइना है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का दूसरा सिल्क उत्पादन करता देश कौन सा है? तो अपना भारत ही है विश्व का दूसरा सिल्क उत्पादन करता। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाडा द्वीप कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेनाडा द्वीप कहाँ पर स्थित है? याद रखिए कैरिबियन सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कैरिबियन सागर में ग्रेनाडा द्वीप स्थित है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इटली। इटली जो है सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करने वाला देश है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन डी इसका राइट होगा। उपरोक्त सभी मलेशिया में भी 31 अगस्त को, और ट्रिनिडाड व टोबैगो किर्गिस्तान तीनों में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तीनों की आज़ादी 31 अगस्त को हुई थी। ओके, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए स्टूडेंट, भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ स्थित है? याद रखिए आर्कटिक में स्थित है। कहाँ स्थित है? आर्कटिक में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आर्कटिक में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा। परिवार जो है प्रमुख योगदान करता है सकल घरेलू बचत में। ओके, याद रखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानियामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा। वेनेजुएला में स्थित है कानियामा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है स्टूडेंट? वेनेजुएला में। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। वेनेजुएला। चलिए अगला। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए धन्यवाद।